पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बीएसएफ से नाराजगी किसी से छिपाई नहीं छिपी है। एक बार फिर उन्होंने बीएसएफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार उन्होंने बीएसएफ को राज्य के 50 किलोमीटर के दायरे से अंदर आने पर रोक लगा दी है। दरअसल उन्होंने कूच बिहार के पुलिस अधीक्षक को विशेष अधिकार देते हुए ये कहा है कि वो किसी भी हालत में बीएसएफ को राज्य के 50 किलोमीटर के अंदर प्रवेश करने पर रोकें। मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आभासी बैठक में कहा कि उन्हें प्रवेश करने की अनुमति ना दें, क्योंकि वे गांव में प्रवेश कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और उन्हें दूसरी तरफ बांग्लादेश फेंक रहे हैं। बीएसएफ को राज्य पुलिस को विश्वास में लेने के लिए भी कहा। इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने पिछले साल सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर की पिछली सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत करने के लिए बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया था। संशोधन ने संबंधित राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में बीएसएफ और राज्य पुलिस की भूमिका को लेकर राजनीतिक खींचतान शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकारें पिछले कई सालों से कानून व्यवस्था को लेकर आमने सामने डटी हुई हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि उनके राज्य में कानून व्यवस्था एकदम अच्छी है, तो वहीं केंद्र सरकार बार बार राज्य में कानून की व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर करती रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के कई ऐसे नियम है जिसका केंद्र ने विरोध किया, तो केंद्र की कई नीतियों का ममता बनर्जी ने पुरजोर विरोध किया है। ऐसे में देखने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती इलाके में जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने होती हैं, तो सीमा की सुरक्षा करने वाले प्रहरियों के लिए काफी चिंता की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया। साथ ही मंच पर जाते समय वहां पर मौजूद लोगों और बच्चों से मुलाकात की, सुरक्षा घेरा तोड़कर मुलाकात की। आपको बता दें कि दीफू में आयोजित रैली में लोगों को कहा कि डबल इंजन की सरकार जहां भी होती है वहीं पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से काम करती है। असम की स्थायी शांति और तेज विकास के लिए जो समझौता हुआ था उसको जमीन पर उतारने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही कहा कि बीते 8 सालों में 75% हिंसा कम हुई है। पहले यहाँ पर गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन अब आज असम में तालियों की आवाज और जयकारों से गूंज रहा है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर आजान और हनुमान चालीसा विवाद के बीच अब नवनीत राणा की बेटी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बता दें कि हनुमान जयंती विवाद के बीच निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी, जिसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने केस दर्ज कराया था और पुलिस एक्शन भी लिया गया था। अब नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की 8 वर्षीय बेटी आरोही राणा ने अमरावती में अपने माता पिता की जेल से जल्द रिहाई के लिए अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा कि मेरे मम्मी पापा को जल्द छोड़ दिया जाए, इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। फिलहाल नवनीत राणा और रवि राणा जेल में बंद है और उनकी जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटों में देश में 2000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 2000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 16,000 रह गई है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली में डेंगू के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में अब तक डेंगू के 76 मरीज मिले हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक डेंगू के किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 25 अप्रैल को डेंगू के और 2 नए केस सामने आए थे। दिल्ली नगर निगम के मुताबिक 18 अप्रैल तक दिल्ली में डेंगू के 74 मरीज थे। हालांकि डेंगू के चलते अब तक एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं की गई है। वहीं दिल्ली में डेंगू का पहला मामला जनवरी में आया था, जिसमें 23 मरीजों की पुष्टि हुई थी। वहीं डेंगू के मामले बढ़ने को लेकर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस साल मच्छरों के प्रजनन के लिए मौसम अनुकूल है, इसलिए जल्द ही डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं अब निगम ने लोगों से सफाई व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। गर्मी सुनते ही और सोचते ही लगता है कि परेशानियां आने वाली है। एक बार फिर से टैनिंग होने वाली है और सोचते हैं कि अब घरों से बाहर कैसे निकला जाएगा, क्या सुबह ही निकल जाए या फिर शाम तक का इंतजार करें। और सोचिए जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो इस चटक गर्मी में कैसे बाहर निकलते होंगे। अब बात अलग है मैदानों की और पहाड़ों की। शुरुआत करते हैं मैदानों से।
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोग इन दिनों धूप में उबल रहे हैं। वीरवार की बात करें तो दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के पार था। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी 42 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब सोचिए इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में लोगों का हाल कैसा होगा। सोचिए जो रास्तों पर ठेला लगाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं वो इस धूप में कैसे रहते होंगे। मैदानों में तो फिलहाल कुछ दिनों की प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अब पहाड़ों की ओर चलते हैं तो मौसम विभाग का अनुमान है आज से पहाड़ों में मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से साफ कहा गया है कि अभी पहाड़ों पर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, तो वहीं पहाड़ों के मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या पहाड़ों की ठंडी हवा मैदानों तक पहुंचती है या नहीं, क्या लोगों को इस गर्मी से राहत मिलती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। पहाड़ की राजनीति को समझने के लिए चाहिए पहाड़ जैसा दिमाग, और इसी पहाड़ जैसे दिमाग के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश की ओर गिद्ध की तरह नजरें टिकाए हुए हैं। पहले रोड शो और उसके बाद रैली करने के बाद अरविंद केजरीवाल मई के महीने में एक बार फिर हिमाचल प्रदेश का रुख करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस बार राजधानी शिमला या फिर बिलासपुर में रैली को संबोधित कर सकते हैं। जिस तरह से बीते दिनों अरविंद केजरीवाल की रैली में वो सरकार पर हमलावर नजर आए और उन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक माहौल बनाने का दावा किया, उसके बाद माना यह जा रहा है कि हमेशा से तीसरे विकल्प को दूर धकेल देने वाला हिमाचल प्रदेश इस साल कुछ ना कुछ कमाल कर सकता है। भले ही कांग्रेस और बीजेपी ये दावा कर रहे हो कि आम आदमी पार्टी या फिर किसी दूसरे मोर्चे का हिमाचल प्रदेश में कोई भविष्य नहीं, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में एंट्री के साथ कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा डेंट डाल सकती है। अगर नजर हिमाचल के साथ साथ दिल्ली और पंजाब की राजनीति पर डालें तो देखने में यह आया कि इसका ज्यादा नुकसान कांग्रेस के लिए देखने को मिला। हालांकि हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में इस समय सत्तारूढ़ भाजपा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीते दिनों कांग्रेस लड़ाई से बाहर होती हुई नजर आ रही थी। अब चूंकि कांग्रेस में भी संगठन में परिवर्तन हो चुका है, ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मैदान में आती हुई नजर आएगी। ऊना का रोड शो आज इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो ये चुनाव हैं बेहद अहम रहने वाले हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव न केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच होंगे, बल्कि इसमें आम आदमी पार्टी भी टक्कर देती नजर आएगी। और अरविंद केजरीवाल की ये तीसरी रैली हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक संदेश देने का काम करेगी, और वहीं जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं उनमें भी जोश भरने का काम करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल की रैली में जो भीड़ जुट रही है वो वोट में तब्दील हो सकेगी या फिर नहीं। हरियाणा में इन दिनों बिजली के संकट से लोग काफी परेशान है। हालांकि प्रदेश सरकार बिजली की मांग के मुताबिक बिजली सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के मुताबिक पिछले गर्मी के सीजन में एक दिन में 12,125 मेगावाट बिजली खर्च हुई थी। रणजीत सिंह के मुताबिक इस साल 15,000 मेगावाट प्रतिदिन में पीक सीजन में डिमांड रह सकती है। रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार और बिजली विभाग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि पीक सीजन में बिजली की कोई कमी लोगों के लिए ना रहे। रणजीत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में पावर प्लांट ठीक तरह से चल रहे हैं और लोगों को बिजली की जो डिमांड है उसके मुताबिक बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाएगी। चौटाला ने यह भी कहा कि हिसार के खेदड़ की एक यूनिट बंद है जो मई के पहले सप्ताह में शुरू होने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही रणजीत सिंह चौटाला के मुताबिक 1500 मेगावाट की बिजली की व्यवस्था अगले 10 दिन में कर ली जाएगी। काबिले गौर है कि हरियाणा में इन दिनों बिजली के लगातार लग रहे कट से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग काफी परेशान है और इसी के चलते सरकार भी बिजली पूरी तरह से लोगों को मिले इसके लिए गंभीरता से काम करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फरीदाबाद जिले में मास्क को अनिवार्य कर दिया। सड़कों पर पुलिस आम आदमी का बिना मास्क के 500 का चालान काटना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मास्क के लिए सख्ती शुरू हो गई है। बावजूद इसके बल्लभगढ़ बस अड्डे पर लोग बिना मास्क के यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच लोगों ने मास्क पहनना शुरू नहीं किया है। लोगों में अब भी इसे लेकर लापरवाही देखने को मिल रही है।
बस अड्डे के संस्थान प्रबंधक के अनुसार अभी तक उन्हें सरकार की तरफ से मास्क लगाने का कोई लिखित रूप में आदेश नहीं मिला है। जैसे ही उन्हें लिखित आदेश सरकार की तरफ से प्राप्त होंगे वह कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सभी नियमों का पालन करवाएंगे। अब जिले में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखकर प्रदेश सरकार व स्थानीय प्रशासन बस अड्डे पर कितना कब तक मास्क का नियम लागू करवा पाती है, यह देखने वाली बात होगी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। 2 नहरों के पास कल्पना चावला पार्क में सिंचाई विभाग की जमीन पर नाजायज रूप से दुकानें बनाकर कब्जा किया हुआ था। सिंचाई विभाग व भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर इन दुकानों के कब्जे को हटवाया है। पीले पंजे के द्वारा इन दुकानों को गिरा दिया गया। विभाग का कहना है कि लंबे समय तक मामला कोर्ट में चला हुआ था, लेकिन अब कोर्ट से स्टे हट चुका है, इसलिए इन दुकानों को हटाया जा रहा है। कल्पना चावला पार्क के लिए यहां से एक सुंदर द्वार बनाया जाएगा। वहीं विभाग को दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। दुकानदारों की माने कि वह बीते 28 वर्षों से इन दुकानों में बैठे हुए हैं। नगर परिषद के द्वारा यह दुकानें बनाई गई थी। प्रति वर्ष इन दुकानों की बोली की जाती है और दुकानदार नगर परिषद में किराया जमा करवाते हैं, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा इन दुकानों को तोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं इन दुकानों में कार्य करने वाले परिवारों पर भी परेशानी की मार पड़ी है। 2 विभागों की आपसी तनातनी का खामियाजा कहीं ना कहीं दुकानदारों को भुगतना पड़ा है। अब फिलहाल आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि दुकानें नगर परिषद के द्वारा बनाई गई और किराया भी मोटा वसूला गया, लेकिन सिंचाई विभाग ने यह दावा किया है कि यह जमीन उनकी है और इन दुकानों को हटा दिया गया। दुकानदारों की परेशानी का क्या हल है ये देखने वाली बात रहेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ अब किसान भी उठाने लगे हैं और इसी लाभ के चलते वो काफ़ी कमाई कर रहे हैं। ऐसा ही मामला यहाँ फरीदाबाद के पिरथला में देखने को मिला, जहाँ किसान ने पहले जो धान और गेहूं की खेती थी वो करनी छोड़ दी और अब जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाते हुए रजनीगंधा और टमाटर और अन्य फल व सब्जियों की जो खेती कर रहे हैं और इससे उनको काफ़ी मुनाफा भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए सरकारी योजना काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय 2 दिवसीय रोहतक दौरे पर हैं और आज पहला दिन है। पहले दिन ही वो रोहतक की सुपवा यूनिवर्सिटी में पहुंचे और सुपवा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद की प्रतिमा का अनावरण किया। पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन की व्याख्यान करते हुए उन्होंने कहा कि पंडित लक्ष्मीचंद महान प्रतिभा के धनी है और उन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पंडित लक्ष्मीचंद ने हरियाणवी भाषा को बढ़ावा दिया है और वो देश विदेश तक हरियाणवी भाषा को पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि पंडित लक्ष्मीचंद ने हमेशा शहीदों पर ही व्याख्यान किया है और आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनको याद रखेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने भी पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से कलाकारों को अवार्ड घोषित किया है और अवार्ड दिया जा रहा है, जिससे कि कलाकार और कवियों को सम्मान दिया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि आज की आने वाली पीढ़ियों को टेक्निकल हैंड होना चाहिए, ताकि टेक्निकल का जमाना है और देश को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब हर व्यक्ति टेक्निकल हैंड होगा और आत्मनिर्भर बनेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोकल फॉर वोकल चलाया हुआ है, ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके और आत्मनिर्भर देश बनेगा तो देश का नाम रोशन होगा और देश तरक्की करेगा। नांगल चौधरी के अंदर आज दलित परिवार के मकान को इस तरह से तोड़ा गया कि वो दलित अब न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रही है। यहीं तक नहीं, आरोपितों ने मकान के साथ साथ परिवार को भी जो है वो क्षति पहुंचाई है। यहाँ तक कि बेटियों के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया गया है और उन्हें गाली गलौज तक कहा गया है। यहाँ तक कि जाति सूचक शब्दों से भी आरोपी नहीं चूके। बहरहाल जो भी हो, अब देखना यही होगा कि पुलिस इसे जांच का विषय बता रही है, वो जांच जो है वो किस तरफ मोड़ लेती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आज समापन हो चुका है। आपको बता दें, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं
शुरू हुई थी और आज 12वीं की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने आज प्रेस वार्ता की और कहा कि इन परीक्षाओं का रिजल्ट भी जून के दूसरे हफ्ते में लाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए अध्यापकों की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं और आज से ही पेपर की चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। उनका कहना था कि आज विशेष तौर पर एक मॉक टेस्ट किया गया। मॉक टेस्ट में परीक्षाओं की जो कोड है उन कोडिंग की चेकिंग की गई है और किसी को कोई दिक्कत ना आए इसके लिए व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने इस वक्त प्रेस वार्ता की है और कहा है कि इस बार जो परीक्षाएं हैं उसमें 109 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 10वीं के लिए 8,083 व 12वीं के लिए 5,096 अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि जल्द से जल्द इन परीक्षाओं को पेपरों को चेक करके रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी और बोर्ड मुख्यालय पर ही इन सीसीटीवी कैमरों का कनेक्शन रहेगा, यानी कि बोर्ड मुख्यालय पर बैठ करके ही सारी व्यवस्थाओं की जांच की जा सकेगी। वहीं कुछ जिस प्रकार से एक जो है मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है, जो जाकर के मूल्यांकन केंद्र पर भी जाँच करेगी। केंद्र सरकार की स्वनिधि योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिले में अब तक 300 से अधिक लोगों को लाभ मिल चुका है। इस योजना के तहत नगर परिषद के माध्यम से बैंकों के थ्रू 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है, ताकि छोटा दुकानदार, रेहड़ी वाले अपना व्यवसाय कर सके, काम कर सकें। यही नहीं बल्कि इस योजना के तहत जिन लोगों को 10,000 का ऋण दिया जाता है, समय सीमा पर वो ऋण वापस करने पर दुगनी राशि यानी 20,000 रुपए का ऋण दोबारा से दे दिया जाता है। इस जिले में 300 से अधिक लोगों को इस तरह का लाभ मिल चुका है, जो कि एक अच्छी उपलब्धि है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से आग उगलती हुई गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा कि आज से प्रदेश में मौसम बदलेगा, खासकर जो ऊंचाई व मध्यम ऊंचाई का इलाके में जो है मौसम बदलेगा, जिसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि बादलों ने जो है धीरे धीरे आसमान में जुटना शुरू कर दिया है। तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि आज दोपहर बाद तक जो है बारिश होगी, जिसके कारण जो है जो ऊंचाई वाले इलाकों में जो बारिश होगी उसका असर निश्चित तौर पे प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। नगर परिषद बिलासपुर की डंपिंग साइट लंबे अरसों के बाद खुल पाई है। आपको बता दें कि 4 साल पहले डंपिंग साइट लुनुकरेता में जो थी वह बंद पड़ी हुई थी। नगर परिषद के द्वारा सरकार को इसका प्रपोजल भेजा गया था, जिसकी मंजूरी अब बिलासपुर को मिल गई है। नगर परिषद के द्वारा डंपिंग साइट की देख ली गई है और उसका टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही अब बिलासपुर में लाखों रुपए की लागत से बनने वाली डंपिंग साइट तैयार होगी और अब जगह जगह पर फैल रहे कूड़े की से भी बिलासपुर वासियों को निजात मिलेगी और नगर परिषद को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। जिला कांगड़ा के डाक कुल्हाड़ा में इंदौरा के साथ लगते क्षेत्र में बीती रात 2 सगे भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस जो है उसने भी मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस द्वारा एक शक के आधार पर जो है इस मामले में एक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों सगे भाइयों के जो शव हैं उनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए नूरपुर अस्पताल में भेज दिए गए हैं। वहीं डीएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करने के उपरांत जो है दोनों शव जो है परिजनों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही ये दोनों सगे भाई जो थे दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए इंदौरा के डाक कुहाड़ा क्षेत्र में रहते थे और इन्होंने दोनों सगे भाइयों ने जो है वहीं पर एक कमरा भी किराए पर ले रखा हुआ था और ये दोनों भाई जो है ये मध्य प्रदेश के रहने वाले भी बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी में अब कुलदीप सिंह राठौर जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे उनको जो है हटाकर राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर दिया गया है। वहीं वीरभद्र सिंह जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी जो कि मंडी से सांसद है प्रतिभा सिंह, उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर आज होली लॉज पहुंचे और जहां पर उन्होंने प्रतिभा सिंह को गुलदस्ता देकर बधाई दी। वहीं उन्होंने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी उनकी तरफ से सहयोग चाहिए होगा वो उन्हें पूरा मिलेगा। वहीं कुलदीप सिंह राठौर ने आलाकमान कांग्रेस का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो भरोसा आलाकमान ने उन पर जताया है उस पर जो है वो बखूबी खड़े उतरते हुए नजर आएंगे। वहीं उन्होंने
प्रतिभा सिंह को भी आश्वासन दिया है कि जो भी सहयोग उनकी तरफ से होगा वो उसे जो है वो पूरा करते हुए नजर आएंगे। वहीं कुलदीप सिंह राठौर ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से अपने 3 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी में उपचुनावों में जिस तरह से 4 सीटों में जीत हासिल की थी, उससे जो है कहीं ना कहीं संगठन को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है।